Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आप बच्चे जानते हो कि हमने एक मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट साइंस का यहाँ पे स्टार्ट किया है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री में आज हम एक टॉपिक पे पहुंच गए हैं, तो जो आप टॉपिक बोर्ड पे देख ही रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक for the examination point of view. That topic is atomic mass। और इस एटॉमिक मास के बारे में ही हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए और इसमें क्या क्या हमें सीखना है वही हम कोशिश करेंगे आज सीखने की। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं यहाँ पे एटम के बारे में। किसके बारे में बेटा? एटम के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं यहाँ पे। एटम से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं यहाँ पे मैटर के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं यहाँ पे। मैटर, जैसे कि हमने कल भी बोला, मैटर इज एनीथिंग विच occupies space and has mass। दैट मीन्स ये दो क्वांटिटीज जिसके पास भी होती हैं उसको हम मैटर कहलाते हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे इसी मैटर की, मैटर को जब हम देखते हैं, मैटर खुद बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। मैटर खुद बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, और जिन पार्टिकल्स का नाम हम बेटा देते हैं एटम्स। जिन पार्टिकल्स का नाम हम क्या देते हैं बेटा? एटम्स। सो एटम्स आए कहां से, इनका नाम किसने दिया और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एटम्स जो है, सबसे पहले एटम्स को नाम एटम्स किसने दिया है? इट वाज द डेमोक्रेट्स जिसने एटम मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या नाम दिया है? नाम दिया है दैट इज द एटम। और एटम इसने इसे क्यों बोला है एटम्स? इसने एटम इसको इसलिए बोला, इसने बोला कि एटम जो है ये एक इनडिविजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इनडिविजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि इसका क्या मतलब होता है? जो कि बेटा फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, जो कि फर्दर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, उस इंडिविजिबल क्वांटिटी को, कॉन्स्टिट्यूएंट को डेमोक्रेट्स ने नाम दिया है एटम्स। और जब ये एटम्स आपस में, बहुत सारे एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो ये एटम्स क्या बनाते हैं? यही बनाते हैं बेटा मैटर बनाते। दैट मीन्स ये मैटर जो है इसकी एक खास क्वालिटी है। दैट मीन्स मैटर के पास क्या होता है बेटा? मैटर के पास होता है मास। दैट मीन्स कि मैटर एक खास क्वालिटी मैटर की होती है। एक तो वो स्पेस ले लेता है, दूसरा उसके अंदर मास होता है। और जब मैटर को हम देखते हैं ये खुद बना हुआ होता है एटम्स का, तो दैट मीन्स बेटा अगर हम इसको रिलेट करेंगे, दैट मीन्स कि एटम्स का भी मास होता है। जब एटम्स का मास होगा तभी वो मास मिला के क्या बनाएगा बेटा? एटम्स। डन। तो हमें ये कंसेप्ट यहां पे रखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम जो है उसका भी मास होता है, क्योंकि वो एटम्स जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं वो बनाते हैं एलिमेंट्स, वो बनाते हैं कंपाउंड्स, और वो बनाते हैं आयंस। एलिमेंट्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं। दैट मीन्स कि एटम जो है इसकी एक खास क्वालिटी है, इसका एक मास होता है, और वो मास जब आपस में मिलता है तो मैटर बनता है। दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली हम बोलेंगे कि मैटर के जो अंदर मास होता है वो मास आता है कहां से? एटम से। दैट मीन्स कि यहां पे हम डायरेक्टली बोलेंगे बेटा कि एटम्स के अंदर एक मास होता है।
एंड दैट मास इज नोन एज द एटॉमिक मास। उसी को हम बोलते हैं, क्या बेटा बोलेंगे, एटॉमिक मास। उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक मास। अगर हम यहां पे एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे बेटा, एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। अब हमें एग्जाम्पल से पहले यह समझने की जरूरत है कि ये एटॉमिक मास जो एटम का होता है, इसको हम डिटरमाइन कैसे करें, इसको हम जानेंगे कैसे, इसको हम निकालेंगे कैसे। समझ में आ रही मेरी बात, इसको हम निकालेंगे कैसे, ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। हाँ, तो जहां पे भी हमें डिफिकल्टी होती है तो वहां पे हमें जरूरत पड़ता है, कौन जरूरत पड़ता है, दैट इज द केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट केमिस्ट है जो कि ब्रिटिश का है, दैट इज नोन एज जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन हमें वहां पे जरूरत आता है, दैट इज नोन एज जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा है, जॉन डाल्टन ने हमें एक कंसेप्ट दिया है। क्या कंसेप्ट दिया है, उसने बोला कि अगर आपको एटम का मास निकालना होगा, एटम का मास आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते। कैसे, बिकॉज कैसे नहीं निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेंथ, मेरे पास वेट है या मास है या मेरे पास हाइट है। समझ लेना बात, ये तीन चीजें हैं मेरे। किसी चीज की लेंथ को हमें नापना है, किसी चीज के वेट को या मास को हमें नापना है, किसी चीज के हाइट को हमें। तो अगर हमें इन चीजों के हाइट को नापना होगा, वेट या मास को नापना होगा, लेंथ को नापना होगा, तो हमारे पास होते हैं बेटा, क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होते। लाइक अगर लेंथ को नापना होगा तो लेंथ हम नापते हैं किलोमीटर्स में, अगर हमें वेट को नापना होगा तो वेट हम नापते हैं किलोग्राम्स में, अगर हम हाइट को नापेंगे तो हाइट भी हम नापेंगे मीटर्स में। दैट मीन्स कि अगर हम लेंथ को किलोमीटर्स में नापते हैं, अगर इससे छोटा लेंगे हम, अगर छोटी सी हाइट होगी, लेंथ होगी, तो हम मीटर्स में भी नाप सकते हैं, हम सेंटीमीटर्स में भी नाप सकते हैं। अगर हम बात करेंगे वेट की या मास की, हम किलोग्राम्स में नापते हैं, हम बेटा नाप सकते हैं ग्राम्स में भी, हम मिलीग्राम्स में भी नाप सकते हैं। डन बेटा। तो तीसरा हाइट जो है, हाइट हम नापते हैं मीटर्स में, हम हाइट नाप सकते हैं सेंटीमीटर्स में, हाइट को नाप सकते। बट बेटा अगर हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे एटम के ऊपर, अप्लाई करेंगे किसके ऊपर बेटा, एटम के ऊपर अप्लाई करेंगे। एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बेटा, जो which is negligible, which cannot be seen with our naked eyes, which can not be seen by our naked eye, by our naked eye, by our naked eye। यानी अभी हमने जॉन डाल्टन का कंसेप्ट नहीं सुना, पहले आप ये क्लियर कर दो कि कितना छोटा है एक एटम। एक एटम बेटा जिससे मैटर बनता है, ये इतना छोटा है जितना कि हम उसको अपने आंख से भी नहीं देख सकते हैं। जरा बेटा ये चीज यहां पे अप्लाई करो, चाहे ये एटम जो है, क्या इसको हम किलोमीटर्स में नाप सकते हैं, क्या इसको हम मीटर्स में नाप सकते हैं, क्या इसके मास को हम किलोग्राम्स में नाप सकते हैं, क्या इसके मास को हम ग्राम्स या मिलीग्राम्स में नाप, नहीं बेटा। क्यों, एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमें हमारी आंखों से भी देख नहीं सकते। तो अब क्या करना है, अब हमें जो एटॉमिक मास जो है ये भी तो निकालना है ना बेटा, एटॉमिक मास भी निकालना है। तो क्या करना है, जहां पे भी हमें मुश्किलात आ जाती है तो वहां पे जरूरत हमें आती है किसकी, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया है। इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, इसने कॉन्सेप्ट दिया है दैट इज, इसने बोला है, क्या बोला है बेटा, इसने बोला कि आप यहां पे एटॉमिक मास को अगर आपको निकालना होगा तो आप रिलेटिव मास निकालो। आप क्या करो बेटा, आप रिलेटिव मास निकाल। व्हाट इज, नई टर्म हमारे पास आ गई, ये रिलेटिव मास क्या होता है। रिलेटिव मास हम समझेंगे एक एग्जांपल से, जो मैंने यहां पे अभी बोली थी, एक एग्जांपल से हम इस रिलेटिव मास को समझेंगे बेटा, जो कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जॉन डाल्टन। इस रिलेटिव मास को हम समझेंगे एक एग्जांपल से। हम बेटा चले गए हैं एक दुकानदार के पास, चले गए हैं जहां से हमने लाने हैं
क्या लाने हैं बेटा, हमें कुछ फ्रूट्स लाने हैं वहां से। मिसाल के तौर पर जहां पे उसके पास ये तराजू है, कौन सी वाली तराजू, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वो पुरानी वाली तराजू जो हम अभी भी इन दुकानदारों के पास होते है। ये आम तराजू है इसके पास, ठीक है बेटा। तो हमें क्या लाने हैं, हमें लाने हैं 1 केजी एप्पल लाने। क्या लाने हैं बेटा, 1 केजी एप्पल। तो हमने क्या बोला दुकानदार को कि हमें 1 केजी एप्पल दे दो। तो उसने क्या किया, उसने बेटा एक साइड में क्या किया, उसने एक साइड में एप्पल्स डाल दिए बेटा, एप्पल्स डाल दिए। और दूसरे साइड में उसने क्या डाला बेटा, दूसरे साइड में उसने एक बट्टा डाल दिया यहां पे, यानी परमाणु जिसको हम बोलते हैं। और कौन सा डाला, 1 केजी का। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करो। हाँ, क्या कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करना है, रिलेटिव मास का। उसने 1 केजी जो बट्टा उसके पास था, उसने इसके मास को रिलेट किया किसके मास के साथ, मास ऑफ एन एप्पल, मास ऑफ एन एप्पल्स, एप्पल्स के मास के साथ उसने रिलेट किया। तो यही कंसेप्ट है। मीन्स कि बेटा जॉन डाल्टन ने बोला कि अगर आपको किसी भी एटम का मास निकालना होगा, किसी भी एटम का मास निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, इसका मास किसी एलिमेंट के एटम के साथ कंपेयर करना होगा, यानी उसका रिलेटिव मास देखना होगा। क्या देखना होगा बेटा, रिलेटिव मास देख। डन बेटा। तो रिलेटिव मास ये देख लो, यहां पे भी हमने मास को रिलेट किया। 1 केजी का जो परमाणु जो बट्टा है, उसके मास को हमने रिलेट किया है मास ऑफ एन एप्पल के साथ। तो इसी तरह जॉन डाल्टन ने हमें बोला कि अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना होगा, उसको किसी भी एलिमेंट के मास के साथ रिलेट कर, तो वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, इसका एटॉमिक मास कितना। तो अब हमारे पास कंसेप्ट आ गया। अब हम किसको यहां पे किस एलिमेंट का एटम जो है, जहां पे हम जिसके मास को हम रिलेट। डन बेटा। तो हमारे पास आ जाओ, ये यहीं पे छोड़ दो, इसको हम थोड़ा आगे एलाबोरेट करेंगे। आ जाओ आप, हमारे पास तकरीबन अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तकरीबन हमारे पास 100 मोर देन 118 एलिमेंट्स। क्या है बेटा, मोर देन 118 एलिमेंट्स। और इन मोर देन 118 एलिमेंट्स का हर एक का डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या है बेटा, डिफरेंट एटॉमिक मास है। अब कितने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हम याद, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज वेरी हार्ड टू लर्न, बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। अब क्या कर, अब मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास है 1.67 into 10 raised to the power -24 किलोग्राम। इसी तरह पॉइंट्स में है हर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास। अब कितना याद रखोगे, और ऊपर से मोर देन 118 एलिमेंट। अब इस चीज को आसान बनाने के लिए जॉन डाल्टन ने कॉन्सेप्ट दिया है, और वो कॉन्सेप्ट क्या दिया है बेटा, रिलेटिव मास। कॉन्सेप्ट क्या दिया है बेटा, रिलेटिव मास का। और ये रिलेटिव मास थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे समझ आ गया, जब हम किसी भी एटम के एलिमेंट के एटम के मास को रिलेट करेंगे किसी स्टैंडर्ड एलिमेंट। डन बेटा। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दैट मीन्स जॉन डाल्टन ने हमें जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो दिया है रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट दिया है जॉन डाल्टन। इस रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट क्या है, यही समझने की कोशिश करेंगे। रिलेटिव मास, दैट मीन्स जॉन डाल्टन ने बोला, क्या बोला, जॉन डाल्टन ने बोला कि आप किसी एक एलिमेंट को अपना रेफरेंस एलिमेंट ले लो, पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एक एलिमेंट को एक रेफरेंस एलिमेंट ले लो, या स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट ले लो, या स्टैंडर्ड पॉइंट ले लो, स्टैंडर्ड पॉइंट ले लो, जिसका मास आपको पता होना चाहिए। जिसका मास क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया है, जॉन डाल्टन ने, रिलेटिव मास। तो अब हमारे पास क्या है बेटा, मुश्किलात खड़े हो गई। क्यों, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, मोर देन 118 एलिमेंट। तो इन मोर देन 118 एलिमेंट्स में से हम
किसको स्टैंडर्ड एलिमेंट बनाए, जिसके मास को हम कंपेयर करेंगे, मास ऑफ द एटम जिसको हमें निकालना हो, जिसको हम रेफरेंस एलिमेंट बनाएंगे या स्टैंडर्ड एलिमेंट या स्टैंडर्ड पॉइंट बनाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो सबसे पहले यूज किया गया दैट वाज द हाइड्रोजन। भाई साहब को पहले यूज किया गया था एज स्टैंडर्ड एलिमेंट, हाइड्रोजन को यूज किया था। तो हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1.67 into 10 raised to the power -24 किलोग्राम। ये इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, ये तो हमें पता है। मगर जब हम हाइड्रोजन को एज स्टैंडर्ड एलिमेंट लेते हैं या रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं, तो जब हमने कोशिश की किसी भी एलिमेंट के यानी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम को जब हमने यहां पे कोशिश की कि हमें इसका एटॉमिक मास पता चलना चाहिए, तो इसका एटॉमिक मास आता है इन फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शंस। यही तो हम नहीं चाहते हैं ना। दैट मीन्स कि जब हमने हाइड्रोजन को एज स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लिया, हाँ कंसेप्ट किसका था, जॉन डाल्टन का। जब हमने इसका एटॉमिक मास हमें पता चला, तो जब ये चीज हमने अप्लाई की किसी भी और एलिमेंट के ऊपर, और जिसका हमने सोचा कि चलो हमें इसका बता दो कि इसका एटॉमिक मास क्या है, जब हमने इस पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो वहां पे हमें पता चलता है कि इसका जो एटॉमिक मास आता है वो किस में आता है बेटा, फ्रैक्शंस। दैट मीन्स यही तो हम नहीं चाहते। तो इस हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये यहीं पे ड्रॉप हो। दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक द हाइड्रोजन एज द स्टैंडर्ड एलिमेंट, बिकॉज हमें फ्रैक्शंस में क्या नहीं चाहिए, दैट इज द एटॉमिक मास। हमें आसान भाषा में एटॉमिक मास चाहिए जहां से हमें याद रहे, इजी हो जाए फिर निकालना। उसके बाद ऑप्शन में थी और बहुत सारे एलिमेंट, लाइक सोडियम को लिया गया, सोडियम को भी लिया गया एज रेफरेंस एलिमेंट। और जब सोडियम को एज रेफरेंस एलिमेंट लिया गया, सोडियम में एक दिक्कत थी, क्या, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इसको भी नहीं हम ले सकते हैं क्योंकि ये हवाई में रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसीलिए सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में। दैट मीन्स बेटा इसका कंसेप्ट भी नल एंड वाइड यहां पे हो गया। दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक द सोडियम एज आवर रेफरेंस एलिमेंट टू डिटरमाइन द, इसको भी नहीं हम ले सकते। गॉट इट। तो उसके बाद बहुत सारी मुश्किलातों के बाद एक कंसेप्ट यहां पे आ गया, दैट इज नोन एज कार्बन। कार्बन का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, कार्बन का कंसेप्ट, कार्बन का कॉन्सेप्ट आ गया। दैट मीन्स कि साइंटिस्ट ने बोला अब हम कार्बन को लेंगे एज रेफरेंस एलिमेंट या स्टैंडर्ड एलिमेंट और स्टैंडर्ड एलिमेंट टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास, टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास। किसको लिया गया है, कार्बन को लिया गया। और जब हमने कार्बन को अप्लाई किया है दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए, वो फ्रैक्शंस में नहीं आता है। टू सम एक्सटेंट वो इजीली दे रहा था एटॉमिक मास दूसरे एटम्स का, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स का इजीली दे रहा। तो हमने सोचा हम कार्बन को ही ले लेते हैं अपना रेफरेंस एलिमेंट। मगर बेटा यहां पे प्रॉब्लम होगी, फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई बेटा, कार्बन जो है, कार्बन को जब हमने एनालाइज करने की कोशिश की, कार्बन जो है इसके 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स निकले। क्या निकले बेटा, 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म, कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स निकले, यानी 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के हैं। दैट इज कौन कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का, वो है C12 है बेटा, C13 है बेटा, C14 है। अब हमारे लिए मुश्किल और बढ़ गई, क्यों, बिकॉज हम कौन सा वाला अब कार्बन लेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो बेटा डिफरेंट होता है। लाइक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का, मगर एटॉमिक मास देख लो, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो अब कौन सा वाला कार्बन हम लेंगे, हमारे पास ऑप्शन में कौन सा वाला कार्बन हम ले सकते हैं। तो जब इसको एनालाइज, इस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश की हमने, रिसर्च इसके ऊपर की, तो वी फाउंड दैट
हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज द कार्बन 12। कार्बन की कौन सी फॉर्म बेटा, कौन सा एलोटॉप, दैट इज द कार्बन 12। अब रीजन बोलो बेटा, रीजन क्या है, इसको क्यों हमने चुना है, कार्बन 12 ही क्यों चुना, इसको यही क्यों चुना हमने अपना रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस एलिमेंट कौन सा, कार्बन 12। कार्बन 12 ही क्यों चुना, बिकॉज दो तीन चीजें हैं इसमें कार्बन 12। सबसे पहले कार्बन 12 जो है, जितना भी कार्बन यूनिवर्स में मौजूद है 98.99% 98.99% जो भी कार्बन यूनिवर्स में मौजूद है वो कौन सी फॉर्म में है बेटा, कौन सी फॉर्म में है, दैट इज 98.99%। जितना भी कार्बन यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, वो फॉर्म कौन सी है, कार्बन 12 वाली फॉर्म। यानी क्या हम सिंपली बोल सकते हैं कार्बन 12 वो एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का, जो कि मोस्ट एबंडेंट है, जो कि मोस्ट एबंडेंट है। ये हो गया बेटा पहला रीजन कि वो कार्बन का वो फॉर्म हमें लेना है जो कि सबसे ज्यादा एबंडेंट। और जब हमने C12, C13, C14 को रीड किया तो वहां पे हमें पता चला सिंपली इट इज द कार्बन 12 जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, दैट इज 98.99% ऑफ द कार्बन जितना भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो कौन सी फॉर्म है, कार्बन 12 की फॉर्म। नंबर सेकंड रीजन है बेटा, कार्बन को हम बोल सकते हैं ना तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ना तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ना ये ज्यादा लेस रिएक्टिव, ना ये ज्यादा लेस रिएक्टिव है, दैट मीन्स ये इंटरमीडिएट, क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। डन, समझ में आ गया। तो हमारे पास अब बेस्ट ऑप्शन जो थी वो कौन सा था बेटा, दैट इज द कार्बन 12। तो हमने कार्बन 12 को सिलेक्ट किया एज आवर रेफरेंस एलिमेंट, दैट इज द कार्बन 12 को हमने रेफरेंस एलिमेंट चुन ली एज आवर रेफरेंस एलिमेंट। डन बेटा, समझ में आ गया। अब हमें जब रेफरेंस एलिमेंट कार्बन 12 पता चला तो कार्बन 12 जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो भी हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम मास को किसी दूसरे एटम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। गॉट इट। तो हमें पता होना चाहिए कार्बन 12 एटॉमिक मास क्या है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो कंसेप्ट दिया है जॉन डाल्टन ने रिलेटिव मास का, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड तराजू जो आ गई वो कौन सी है, दैट इज द कार्बन। इसके मास के साथ हमें कंपेयर करना है किसी भी एलिमेंट के एटम के मास। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देख लो बेटा, अब क्या है, अब एक एग्जांपल है। अगर हमने अब किसी भी एटम के मास को डिटरमाइन करना है, निकालना है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बोला ना हम किलोग्राम्स में नाप सकते, ना हम मीटर्स में माप सकते, ना सेंटीमीटर्स में, हाँ, ना ग्राम्स में, ना मिलीग्राम्स में नहीं नाप सकते, बिकॉज ये बहुत 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 छोट, बहुत ही माइन्यूट। इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है जो आप लोगों के एनसीईआरटी में भी है। और वो एग्जाम्पल क्या है बेटा, वो एग्जाम्पल है, यहां पे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम एज रेफरेंस एलिमेंट से एटॉमिक मास कैसे, उस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, दैट मीन हम जाते हैं दुकानदार के पास, वहां से हमें खरीदना है, कुछ फल खरीदना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी तराजू बनाएंगे। गॉट इट, तराजू बनानी है। डन। हम गए दुकानदार के पास, ये एक कहानी है, सुन लेना। शॉपकीपर के पास हम जब चले गए, वहां पे हमने क्या देखा, वहां पे हमने देखे एप्पल्स को ही ले लेते हैं, एप्पल्स देखे। तो उसने क्या बोला, हमने बोला उसको कि हमें एप्पल्स चाहिए। उसने बोला कितने एप्पल्स चाहिए, हमने बोला कि 1 kg ऑफ एप्पल चाहिए। कितना चाहिए बेटा, 1 kg ऑफ एप्पल चाहिए। तो जब हमने पूछा इसको रेट कितनी है, कितने में दे रहे हो 1 kg, इसने बोला 500 रुपीज का। कितने का, 500 रुपीज का 1 kg, 500 रुपीज का 1 kg हम एप्पल दे रहे हैं। तो जब हमने अपनी जेब देखी तो हमारे जेब में 500 नहीं थे। हमने इसको क्या, हमने सबसे छोटा जो एप्पल वो उठाया।
हमने एक पिक किया एप्पल, सबसे छोटा वाला एप्पल। इसको हमने बोला इस एप्पल को हमें दे दो। इसने बोला चलो जाओ ऐसे ही ले लो। हमने बोला कि नहीं ऐसे नहीं लेना है, इसको नाप तोल के दे दो हमें और बोलो कि कितने पैसे चाहिए, हम उतने पैसे पे करेंगे। इसने बोला कि एक को मैं कैसे नाप सकता, बिकॉज मेरे पास कोई स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट नहीं है जिससे मैं इसको नाप सकता, मेरे पास ऐसे कोई परमान नहीं है, बट्टा नहीं है जिससे मैं इसको नाप। तो हमने बोला नहीं, हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें पता है। तो फिर क्या करना है, दुकानदार को हमने कन्विंस किया। दुकानदार के पास हमने देखा एक वाटरमेलन, क्या देखा, एक वाटरमेलन देखा। और इस वाटरमेलन का जब इसको बोला हमने इस वाटरमेलन का वेट करो, और जब वाटरमेलन का वेट हमने करवाया उसका निकलता है 60 ग्राम। कितना, 60 ग्राम वेट इसका निकलता है। तो इसको हमने बोला इस वाटरमेलन को आप क्या काम करो, इस वाटरमेलन को एक साइड में डाल दो तराजू के और दूसरे साइड में एप्पल को डाल दो। ये तो कॉन्सेप्ट है कि जब हमने वाटरमेलन को एक साइड में डाल दिया तो इसका वेट बहुत ज्यादा आया, तो तराजू एक ही साइड में चली गई, ये हमारा एप्पल है। तो फिर क्या किया, फिर बोला, फिर क्या किया, दुकानदार जो था ये भी कंप्रोमाइजिंग था, ये भी कंप्रोमाइज कर रहा था। इसने बोला, हमने इसको बोला कि इस एप्पल इस वाटरमेलन को कट कर दो 2 इक्वल हाफ्स में। जब इसने 2 इक्वल हाफ्स में किए, दैट मीन्स 30 ग्राम किए। डन बेटा। तो फिर बोला एक हाफ डाल दो। जब एक हाफ डाल दिया 30 ग्राम का, फिर भी ज्यादा आया। फिर क्या किया, फिर बोला कि चलो 4 हिस्से कर दो। 4 हिस्से जब हमने किया तो एक पार्ट हमने डाला 1/4 डाल दिया इसमें, यहाँ भी ज्यादा आया एप्पल से इसका। तो ये तंग आके बोला कि जाओ ऐसे ही ले लो। नहीं ना, हमने बोला कि नहीं, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या करना है। इसको बोला हमने डायरेक्टली, आप एक काम कर दो, आप क्या काम कर दो, इसके आप 12 हिस्से कर दो इक्वल। कितने हिस्से कर दो, 12 हिस्से कर दो इक्वली। डन। जब आप 12 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा जब आप निकालोगे, दैट मीन्स 1/12 पार्ट, 12th पीस ऑफ वाटरमेलन, 1/12 पीस ऑफ वाटरमेलन जब आप निकालोगे, तो जब इसने ये 12वां हिस्सा ले लिया, 1/12 पार्ट ले लिया इसका वाटरमेलन का, तो एप्पल का साइज, एप्पल का मास और इसका मास बराबर हो गया। दैट मीन्स बेटा अब बोल दो यहाँ पे इस एप्पल का वेट कितना, इस एप्पल का मास कितना होगा। दैट मीन्स हमारे पास वाटरमेलन 60 ग्राम था। हाँ, तो कितने पीसेस किए हमने, किए कितने पीसेस, 12 पीसेस। तो अगर हमें एक पीस का निकालना होगा तो कितना निकलेगा, 60 डिवाइडेड बाई 12 विच कम्स आउट टू बी द 5 ग्राम, 5 ग्राम निकलता। यानी हमें अब पता चला कि एक एप्पल का साइज जो है वो कितना, एक एप्पल का मास जो है कितना है बेटा, 5 ग्राम। तो यहाँ पे भी हमने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया, रिलेटिव मास का, क्योंकि हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। तो हमने यहाँ पे मास को रिलेट किया है, किसका मास, मास ऑफ एन एप्पल, मास ऑफ एन एप्पल इज रिलेटेड with the mass of 1/12 piece of watermelon. डन बेटा। तो दैट मीन्स एक पीस का 5 ग्राम निकले, तो हमें पता चला रिलेटिव मास से तो इसका 5। ऐसे ही हमें जब हमें एटॉमिक मास निकालना, इसी तरह हमने एटॉमिक मास को भी रिलेट, इसी तरह क्या करना है बेटा, एटॉमिक मास को, डन, एटॉमिक मास को रिलेट करना है। तो कैसे रिलेट करना है, एटॉमिक मास को कैसे रिलेट करना है, एटॉमिक मास देख लो बेटा। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बोला कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट होना चाहिए, जिसमें बेटा मिसाल हमने एग्जांपल ली थी किलोग्राम की, हाँ, सेंटीमीटर की, मीटर की, किलोमीटर की, दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट। मगर अगर हम एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटम इतना छोटू सा है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसका मास हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कैसे, तो डन। इसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज नोन एज AMU। व्हाट्स मीन्ड बाय AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट दिया गया है टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट। मगर कुछ टाइम पहले इस AMU को चेंज किया गया है बाय किसके द्वारा, IUPAC द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा AMU को चेंज किया गया है।
किसमें? U में, दैट इज यूनिफाइड मास। किसमें बेटा? यूनिफाइड मास में चेंज किया गया। दैट मीन्स अगर हमें किसी भी एटम को एटॉमिक मास निकालना होगा तो हम किस में निकालेंगे? यूनिफाइड मास में। डन, यूनिफाइड मास में निकालेंगे। तो ओके बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द, अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे कार्बन 12 पे। कार्बन 12 की बात हम जब करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास है कार्बन 12। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना आता है? कार्बन 12 का एटॉमिक मास आता है दैट इज 12 AMU विच इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास। अगर हम डिटेलड जाएंगे तो कार्बन 12 का मास जो आता है दैट इज 1.9926 इंटू 10 रेज टू द पावर -26। डन। अगर अब हमें इसका कार्बन का एटॉमिक मास है, अगर अब हमें इसका कार्बन 12 का निकालना होगा तो इसको जब हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे वो कितना आता है? वो आता है 1.6605 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम्स विच इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास। ये किसका निकलता है? ये है मास ऑफ कार्बन। और जब हमें कार्बन 12 का निकालना होगा एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय 12 कर दो, ये निकल के आता है दैट इज 1.6605 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg which is equal to 1 unit. That is the atomic mass of कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। सो अगर हम 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे, सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दैट इज 1/12 part, that is the mass of carbon 12 atom, mass of carbon 12 atom divided by 12, that is 1 AMU is equal to 1/12th part of mass of carbon 12 atom. 1 AMU is, अब हमारे पास एक रिलेशन आ, that is 1 AMU is equal to the 1/12th part of mass of कार्बन 12। कार्बन 12 ये एक एटम है कार्बन 12 का, इसके 12 हिस्से कर दो, एक हिस्सा बाहर निकाल दो, एक एटम बाहर निकाल दो। इस कार्बन 12 से एक एटम को बाहर निकाला, इसका वेट मास निकालो और उस मास के 12 हिस्से कर दो। डन। वो 12वां हिस्सा जो होगा वो कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास। तो यही जो है, अब अगर किसी भी एलिमेंट का हमें निकालना होगा तो रेफरेंस हमें लेनी है किसकी? दैट इज दिस, ये रेफरेंस एलिमेंट हमें लेना है, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, दैट इज 1.6605 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg विच इज इक्वलेंट टू 1 यूनिट, अब मैं एक चार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, एक दैट इज दिस। ये देख लो बेटा, हमारे पास क्या है? अब हमारे पास देख, हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। इसका मास देख लो 1.6736 इंटू 10 रेज्ड पावर -27 kg। इनका भी मास देख लो, कितना डिफिकल्ट है याद रखने के लिए। अब मास, एटॉमिक मास को निकालने के लिए क्या करना है? जॉन डाल्टन ने जो बोला कि हमें रेफरेंस एलिमेंट लेना है, और वो रेफरेंस एलिमेंट कौन ले लिया हमने? वो ले लिया हमने कार्बन को। डन। जब कार्बन के ऊपर 1.9926 इंटू 10 रेज्ड पावर -26 को हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, वहां पे हमें निकल के आता है वैल्यू दैट इज 1.6605 इंटू 10 रेज्ड -27। हाँ, उसको जब हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे वो निकल के आता है 12। दैट मीन्स कि कार्बन का मास ये है, मगर यूनिफाइड मास अब क्या बना है बेटा? दिस इज द एटॉमिक मास कार्बन। अब देख लो, अब यूनिफाइड मास हाइड्रोजन का क्या आता है? 1.0078, इसका 4.0026, इसका 12, इस नाइट्रोजन का 14.0031, इसका 15 पॉइंट समथिंग एंड 18 पॉइंट सम। डन। ये है यूनिफाइड मास, ये है यूनिफाइड मास यानी एटॉमिक मास, और ये है इसका मास अपना। ये है जब हमने कंपेयर किया है इसको किसके साथ? कार्बन 12 के साथ। अब देख लो बेटा, अब हमें सिंपल में अगर याद रखना है तो क्या करना है? हम यूनिफाइड मास देखते हैं, इसका
ये नजदीक किससे है? 1 का नजदीक है कि ये 1 के नजदीक है कि 2 के नजदीक है? ये 1 के नजदीक है। दैट मीन्स 1 यूनिफाइड मास, 1 यू हम इसका मास ले लेते हैं। इसका देख लो, ये 4 के नजदीक है, 4 यूनिट इसका मास ले लेते हैं। इसका 12 ही है तो इसका एटॉमिक मास भी 12 ही है। इसका ये नजदीक है 14 के तो 14 एटॉमिक मास ले लेते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। तो ये देख लो ऑक्सीजन का 15 है, 15 के ये 16 के नजदीक आता है। ये देख लो 15.9949 तो सम एक्सटेंट ऑलमोस्ट ये 16 के बराबर है, तो इसका एटॉमिक मास यही है 16 है। अब देख लो फ्लोरीन का, इसका आता है नियर अबाउट ऑलमोस्ट टचिंग 19 तो 19 हम ले लेते हैं इसका एटॉम। तो बेटा ये है एटॉमिक मास जो हम ले लेते हैं। हाँ, अब मेरे टाइम पे जब मैं 11th 12th 9th में पढ़ता था तब मुझे एक सर ने बोला था कि अगर शॉर्ट में आप लोगों को निकालना होगा एटॉमिक मास, ये हो गया पूरा एलॉबरेटेड, शॉर्ट में एटॉमिक मास निकालना होगा, एटॉमिक मास होता है डबल देन द एटॉमिक नंबर। ये लास्ट में याद रख लेना, डबल देन एटॉमिक नंबर, डबल देन एटॉमिक नंबर। डन बेटा। मगर ये कुछ कहीं कहीं पे वेरी भी करता है। ये देख लो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, यहाँ पे देख लो एटॉमिक मास 4 आता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास आता है 12। नाइट्रोजन का 7 है, एटॉमिक मास 14 आता है। ऑक्सीजन का 8 है, एटॉमिक मास 16 आता है। फ्लोरीन देख लो, दैट मीन्स ये सिंपल में याद रख लेना कि एटॉमिक नंबर का डबल होता है टू सम एक्सटेंट। वेरी भी करता है बेटा, ये मैं कान खोल के सुन लेना, ये वेरी भी करता है। तो दैट मीन्स कि शॉर्ट में आप ये भी याद रख सकते हो, डबल देन द एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक मास। होप यू पीपल आर एंजॉइंग द वीडियो। ये था आज हमारा जो है एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, पूरा आप लोगों को जो समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह कौन सा टॉपिक होगा, उस पे वहां पे बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।